नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर चैनल में। मैं पारुल कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो न्यूरोथेरेपी के अंदर जो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, तो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम इसके अंदर में पढ़ाते हैं न्यूरोथेरेपी के कोर्स में। ठीक है, तो आज उसकी जो पहली क्लास है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम न्यूरोथेरेपी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन सेल। ठीक है, तो ह्यूमन सेल क्या होती है, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका क्या है, सेल क्या है? सेल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि हमारे शरीर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई की जरूरत पड़ती है उसका नाम है सेल, उसको बोलते हैं हम कोशिका। ठीक है, तो हमारे शरीर के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई का इस्तेमाल होता है, सबसे छोटी वस्तु जो आप मान लो कोई मकान बना रहे हो, उस मकान को बनाने के लिए जो सबसे छोटी कण चाहिए वो उसको हम सेल बोलते हैं। हमारे बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्मतम जो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो हमारे जो शरीर है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 37.2 ट्रिलियन, 37.2 ट्रिलियन इतने सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इतने सेल्स जो है मिलके हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। 1 ट्रिलियन होता है, जो ट्रिलियन होता है, ट्रिलियन को हिंदी में हम खरब भी बोलते हैं। अरब से जो ऊपर होता है खरब। ठीक है, 1 ट्रिलियन में जो है 10⁻12 होते हैं, यानी कि 12 जीरो होते हैं। ठीक है, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 12 जीरो होते हैं। ठीक है, तो 37.2 ट्रिलियन इतने सेल्स जो है हमारी एक जो हेल्दी बॉडी होती है, एक जो नॉर्मल बॉडी होती है, उसमें इतने सेल्स लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे जो सेल्स हैं, अब देखिए बॉडी कैसे बनती है सेल्स के थ्रू। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स जो हैं, बहुत सारे सेल्स जो है वो इकट्ठा होकर के, जब 2 या 2 से अधिक सेल्स आपस में मिलते हैं तो बहुत सारे सेल्स जो है वो इकट्ठा होकर के एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। सेल प्लस सेल इक्वल टू टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो है इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? टिश्यूज का भी एक ग्रुप बनता है, टिश्यू प्लस टिश्यू इक्वल टू मसल्स। ठीक है, जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो एक मसल तैयार होती है, और जब बहुत सारे मसल्स इकट्ठा होते हैं, मसल प्लस मसल इक्वल टू एक ऑर्गन, एक ग्लैंड तैयार होता है। ठीक है, कोई भी एक अंग तैयार हो जाता है जब बहुत सारे मसल्स इकट्ठे होते हैं तो एक ग्लैंड का निर्माण करते हैं, एक ग्लैंड बनाते हैं। कोई भी ग्लैंड हो सकता है। ठीक है, तो सारे ग्लैंड्स जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं वो सारे जो है वो कैसे बनते हैं? पहले सेल्स इकट्ठा होते हैं तो उनका टिश्यू बनता है, टिश्यू इकट्ठे होकर मसल्स बनते हैं, मसल्स इकट्ठे होकर के एक ऑर्गन बनता है, एक अंग बनता है, एक ग्लैंड बनता है। ठीक है, जब ये बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं, अब ऑर्गन्स का एक ग्रुप इकट्ठा होगा, ऑर्गन्स प्लस ऑर्गन्स। ठीक है, तो बनता है शरीर के अंदर एक सिस्टम। ठीक है, एक संस्थान बनता है, एक सिस्टम बनता है। सिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारे अंगों का ग्रुप या बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो होता है, या किसी भी ग्रुप को हम एक संस्थान बोल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? एक सिस्टम होता है। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन संस्थान है, वो अलग है, उसका काम पाचन करने का है। ठीक है, फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारे सांस लेना, सांस निकालने का, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशो को मेंटेन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फिर हार्ट का सिस्टम होता है जो पंपिंग को मेंटेन करता है। फिर एक ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। इसी तरह से जो है अलग अलग बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो हर एक सिस्टम के अंदर में जो है बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठा होते हैं तो ये जो है एक सिस्टम बनाते हैं।
और बहुत सारे सिस्टम के मिलने से जो है एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम के मिलने से क्या होती है, ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है। हमारे शरीर के अंदर 37.2 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है सेल्स का जो है वो स्ट्रक्चर वो पढ़ेंगे। तो सेल का क्या काम है, जो सभी सेल्स जो हैं हमारे शरीर के अंदर टूटते रहते हैं और बनते भी रहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर हम काम करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है कि पुराने सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं। हर सेल ऑक्सीजन ले रहा है और ग्लूकोज ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। ठीक है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इकट्ठी करके हम सांस के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सेल क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ता है। ठीक है, चलिए सेल जो है, सेल का निर्माण कैसे, तो सेल कैसे बनती है, बॉडी तो सेल से बनती है, लेकिन सेल भी तो किसी चीज से बनती होगी। तो सेल किस चीज से बनती है, सेल के अंदर जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर जो है ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्या क्या होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, वो सारा आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सेल जो है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, लेकिन जो मेन है शरीर की सेल के अंदर जो है वो है पानी, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, शरीर जो सेल की जो बॉडी है वो कैसे, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, सेल के अंदर जो है ये बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, लेकिन जो मेन है, जो मुख्य है, ठीक है, वो एक तो पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, चलिए अब इनका क्या क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पानी। पानी क्या करता है, पानी जो है वो मेन पार्टिकल है, यानी कि जो मुख्य तत्व है जो सेल का वो है पानी। ठीक है, जो सेल का 70 से 80% पार्ट है। ठीक है, सेल के अंदर 70 to 80% क्या है, पानी है। ठीक है, इस पानी में जो है सेल की केमिकल्स जो है वो घुली हुई रहती है, मिली हुई रहती है उसके अंदर में। ठीक है, ठीक है, और जो सेल के अंदर जो पानी होता है इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, सेल के अंदर जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये भी सेल के अंदर बहुत ही मेन पार्टिकल है। तो ये क्या है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, इसके अलावा थोड़ी मात्रा में सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड, ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर में आती हैं। ठीक है, अब सेल की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए यह जरूरी है, उनके लिए सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जितनी भी सेल की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड, ये सारी चीजें जो है सेल के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी हैं। कहीं पे जो है ये आपका रॉ मटेरियल्स का भी काम करते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर जो है जो मेटाबॉलिज्म का कार्य तभी ठीक से होगा जब ये सारी चीजें सेल के अंदर में होंगी। ठीक है, अगर इनकी मात्रा में कुछ कमी या ज्यादा हो जाए तो शरीर के बहुत सारे कार्यों में जो है वो दिक्कत आ सकती है, और बहुत सारी पुरानी बीमारियां हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स की गड़बड़ी की वजह से जुड़ी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, पानी के बाद प्रोटीन ही सेल के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये साधारणतः सेल के वजन के 10 से 20% भाग हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये जो है मुख्य एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर के फ्लूइड में घुले रहते हैं। ठीक है, ये मुख्य एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर के फ्लूइड में घुले रहते हैं, अंदर के फ्लूइड में घुले रहते हैं, और ये सेल के केमिकल रिएक्शंस को बढ़ावा देते हैं, यानी कि सेल्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बढ़ाते हैं। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सेल में ये प्रोटीन लंबे लंबे बहुत पतले पतले रेशों के रूप में रहते हैं। इनका मुख्य काम जो है वो है मसल्स को सिकोड़ने का काम ये करते हैं। ठीक है, ये जो है मसल्स को सिकोड़ने का काम करते हैं। ये रक्त नालिकाएं, लिगामेंट्स आदि में भी पाए जाते हैं। सेल के ऑर्गेनल्स और मेम्ब्रेन इत्यादि प्रोटीन से ही बनते हैं।
चमड़ी, बाल, नाखून इत्यादि स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जैसे अब आपकी स्किन है, ये आपका हेयर्स हैं, नाखून है, ये सारी चीजें जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका लिपिड्स। लिपिड्स जो है कौन कौन से होते हैं? लिपिड्स इनमें बहुत प्रकार की वस्तुएं होती हैं, अलग अलग होने पर भी इन सबका एक ही गुण है कि वे वसा में घुलने वाली लिक्विड्स यानी कि फैट सॉल्वेंट्स में घुल सकती हैं, मगर पानी में नहीं घुल सकती। इसमें मुख्य रूप से आपका फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये सेल के वजन के 2% मात्र होते हैं। ठीक है, पानी में ना घुलने के कारण ये सेल की लेयर बनाने का काम करते हैं, जिसे मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अगर लीवर में इन्फेक्शन है तो यही लेयर बाकी ऑर्गन्स में उस इन्फेक्शन को फैलने से बचाती है। ठीक है, ये जो लेयर होती है ना बाहर की, ये सेल की जो स्ट्रक्चरल लेयर है, ये जो है इसी से बनती है, लिपिड से ही बनती है, क्योंकि ये पानी में नहीं घुल सकती। ठीक है, ये पानी में नहीं घुल सकती, इसलिए जो है जो हमारे दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी लेयर जो है वो लिपिड से ही बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स। यही सेल की शक्ति है। ठीक है, सेल की जो पावर है, सेल को जो काम करने की जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। इनकी प्रमुख भूमिका सेल को पोषण प्रदान करने की है। यह हर सेल के अंदर लगभग 1% ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, पर सेल के आजू बाजू में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, सेल के आजू बाजू में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जिसको ECF भी कहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के रूप में हमेशा रहता है, जो कि सेल की जरूरत के अनुसार काम में लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका जो सेल के अंदर जो होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो सेल के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेल के अंदर खास कार्यों के लिए, जैसे सेल का विकास, दुरुस्ती तथा नियंत्रण के लिए खास प्रकार की रचनाएं होती हैं जिसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, इनमें जो मुख्य हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, साइटोप्लाज्म, DNA, RNA, क्रोमोसोम्स इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों को मिलाकर एक नाम से जाना जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है और सेल की मेम्ब्रेन है। इस सेल के न्यूक्लियस से लेके सेल की मेम्ब्रेन तक जितनी भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, जितनी भी ये जगह है, इस सारे पार्ट को जो है हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस से लेके सेल की मेम्ब्रेन तक। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस से लेके सेल की मेम्ब्रेन तक का जितना भी पार्ट है, ये सारा जो है क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है यह सबसे बड़ा ऑर्गेनल है जो अक्सर गोलाकार या अंडे के आकार का होता है। इसकी बाहरी दीवार भी एक डबल लेयर की झिल्ली से बनी होती है। देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया बीच में, इसकी जो बाहरी लेयर है ये भी आपको दिखाई रही होगी, ये भी डबल लेयर है। ठीक है, बाहर की जो लेयर है, ये भी बाहर की जो झिल्ली है वो भी डबल लेयर्ड है। ठीक है, तो बाहर की जो झिल्ली है वो भी एक, बाहर की दीवार भी जो डबल परत की झिल्ली से बनी होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो बाहर की जो झिल्ली है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर। ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल की जो बाहर की दीवार है, ये आपका न्यूक्लियस की बाहर की दीवार है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यही सेल का केंद्र है जो कि सेल के अंदर के हर कार्य को ऑर्गेनल्स द्वारा करवाता है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरे जो हमारे सेल है उस सेल का मैनेजर यही है। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में होता है और गोलाकार या अंडाकार स्थिति में होता है। दूसरा, ये सेल के अंदर जितना भी काम होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होने हैं, जो भी कुछ काम हो इसके अंदर सेल के अंदर होता है, वो ये न्यूक्लियस ही करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका DNA, RNA,
क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपको पता ही होगा डीएनए और आरएनए की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच के अंदर ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती हैं जिनकी बाहरी झिल्ली नहीं होती, इनको न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ये डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन के झुंड होते हैं। हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म की एसिड्स पाई जाती हैं, इन्हें डीएनए तथा आरएनए कहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए आरएनए से बने हुए होते हैं, जिन्हें सेल की जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं दो, डीएनए और एक आरएनए। डीएनए क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए, तो ये जो दो डीएनए आरएनए होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो जो है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर में जो हमारा क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए और आरएनए से ही मिलकर बने होते हैं, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना कि जो हमारे जो जीन्स होते हैं वो जीन्स हमारे जो पूर्वजों के साथ में जुड़े होते हैं, तो वो किस वजह से कैसे जुड़ते हैं? वो डीएनए और आरएनए के थ्रू ही जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फेसेस मैच होते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज मैच होती हैं, जो हमारी हरकतें होती हैं वो भी हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ में ही कुछ कुछ हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो भी मैच करती हैं। हमारा फेस मैच करता है, किसी भी तरह की जो बहुत सारी मैचिंग्स होती हैं वो डीएनए और आरएनए के वजह से ही होती है, क्योंकि डीएनए और आरएनए की वजह से जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वही हमारे जो है वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं हमारे सेल्स के, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए, ये जो इस तरह की जो संरचनाएं हैं, ये जो इस तरह की संरचनाएं हैं इनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इनका क्या काम है? सेल के अंदर पावर हाउस यानी कि ऊर्जा के केंद्र हैं। शरीर के अंदर क्या है? पावर हाउस। सेल के अंदर क्या है? पावर हाउस है, यानी कि ऊर्जा के केंद्र हैं। जब हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन से ये सेल के अंदर ग्लूकोज को जलाकर एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, जिससे सेल के अंदर के हर कार्य के लिए एनर्जी मिलती है। एटीपी द्वारा एनर्जी बनाने की क्रिया को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जब सेल के अंदर पहुंचती है तो उस ऑक्सीजन से ये सेल के अंदर ग्लूकोज को जलाकर एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है? हमारी जो सेल है उसके सभी काम को करने के लिए एनर्जी मिलती है। अब एटीपी द्वारा एनर्जी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है ये इस तरह की रचनाएं जो है, लंबी पूंछ वाली रचनाएं इस तरह की होती हैं, गोल्जी अपरेटस जिनको हम बोलते हैं। अब इनका क्या काम है? ये ऐसी संरचना है जो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है। यह सभी सेल्स में होता है, पर जो सेल्स ग्लैंड के स्राव बनाती हैं, जो सेल्स ग्लैंड के स्राव बनाती हैं उनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपको बताया था ये जो है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। अब देखिए, ये सेल की बाहरी दीवार या झिल्ली होती है जो डबल लेयर होती है, यानी दो परतों की बनी हुई होती है। यह मुख्यतः फास्फोलिपिड्स एवं प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। फास्फोलिपिड्स पानी में नहीं घुल सकते। यह झिल्ली बहुत ही पतली होने पर भी इसमें कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है जो सेल को मजबूती प्रदान करता है। यह एक द्वारपाल जैसे कार्य करती है। इसमें बहुत ही महीन छिद्र होते हैं जिनसे यह नियंत्रित करती है कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें कब आनी चाहिए और सेल द्वारा बनी चीजें उचित मात्रा में कैसे और कब बाहर जानी चाहिए। सेल मेम्ब्रेन में सेल्फ हीलिंग की पावर होती है। अगर इसमें सुई चुभोकर बाहर निकाल ली जाए तो यह जगह अपने आप बंद हो जाती है। समझ में आ गया ना? ये जो है सेल के अंदर क्या क्या चीजें आनी है, सेल से बाहर जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हुए हैं उन केमिकल रिएक्शन से जो भी चीजें सेल के अंदर में बनी है वो बाहर कैसे जानी है और कब जानी है, उसका नियंत्रण जो है ये सेल मेम्ब्रेन करती है। दूसरा, ये जो है सेल्फ हील्ड होती है, यानी कि अगर इसमें हम सुई चुभो के बाहर निकाल लें तो यहाँ पे जो छिद्र बनेगा उसको ये अपने आप ही भर लेगी। तो ठीक है, तो सेल के अंदर क्या होता है? सेल्फ हीलिंग की एक पावर होती है। चलिए,
एक चीज होती है सेल के अंदर में साइटोसोल। साइटोसोल क्या होती है, देखिए ये जो डबल लेयर है सेल की, इसके अंदर भी जो है एक फ्लूइड जैसा होता है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड जैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। क्या बोलते हैं उसको, साइटोसोल बोलते हैं। सो साइटोसोल क्या करता है, ये साइटोसोल जो है ये एक सेल की जो रक्षात्मक प्रणाली, यानी कि बाहर से जो कोई भी केमिकल या कोई भी बैक्टीरिया सेल को हार्म ना कर सके, उसके लिए जो है ये रक्षात्मक प्रणाली का काम जो है ये साइटोसोल करता है। ये दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड जैसा भरा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर के ऑर्गन्स को ऑर्गेनल्स कहते हैं। इनके मुख्य कार्य हैं जैसे सेल का विकास, सेल को हेल्दी रखना, नियंत्रण करना, और इनका विभाजन भी यही करते हैं, यानी कि ग्रोथ यानी कि विकास के लिए भी जो है ये ऑर्गेनल्स ही जो है काम करते हैं, ठीक है। सेल अपने आप को दोगुना बनाती है जिसे माइटोसिस कहते हैं। सेल से सेल का बनना, यानी कि सेल जब एक से दो होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। और ये तब तक नहीं होगा जब तक ऑर्गेनल्स डबल साइज का न हो जाए। ये ऑर्गेनल्स जो है अपना साइज बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। जब ये डबल साइज के हो जाते हैं तो सेल जो है एक से दो हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। इस कार्य के लिए ऑर्गन्स को इस कार्य के लिए ओरिजिनल न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि शरीर में ही बनते हैं, न कि बाहर की दवाइयों से मिलते हैं। और साथ में विटामिन B12, फोलिक एसिड और थायमिन भी चाहिए। और ये सब तभी बनेंगे जब पाचन संस्थान हमारा ठीक होगा और उनका अवशोषण ठीक से हो। इसलिए पेट को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ह्यूमन सेल्स जो है वो एक से दो यानी कि डबल होते हैं, इसे कहते हैं माइटोसिस। और जब एक सेल से 4 सेल बने, यानी कि सेल 4 गुना हो, जैसे पानी में होने वाले सिंगाड़े, कमलककड़ी आदि, तो उसे कहते हैं मायोसिस, ठीक है। ये देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं, वो सारी सेल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो जब सेल 1 से 4 हो, जैसे पानी में होने वाले सिंगाड़े जो होते हैं, कमल ककड़ी इत्यादि, अगर जब ये 1 से 4 होते हैं तो उसको मायोसिस बोलते हैं। और जब सेल 1 से 2 होते हैं तो उसको माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। डीएनए, आरएनए तथा न्यूक्लियोटाइड्स। हर सेल के अंदर 2 तरह की एसिड पाई जाती हैं, जिन्हें डीएनए तथा आरएनए कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। यही हमारे जेनेटिक परिवर्तियों का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स ये 3 अब न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनती है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक आपका राइबोस जिसे शुगर कहते हैं, दूसरा फास्फेट ग्रुप, और तीसरा बेस। ये मुख्य है। इनमें मुख्य 4 पार्ट होते हैं, एक एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। अब एक चीज नोट करेंगे कि इसमें जो थायमिन है, जो डीएनए के अंदर पाया जाता है, उसका थायमिन नामक विटामिन से कोई संबंध नहीं है। जो इसके अंदर जो थायमिन है, ये इसका थायमिन विटामिन से कोई मतलब नहीं है, ये डीएनए के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ऊपर बेस के 4 पार्ट ही आपस में जुड़कर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कभी कभी ए टी से जुड़ता है तो कभी सी से टी, आपस में ये अलग अलग जुड़कर अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ATGC 4 पार्ट होते हैं बेस के, ए एडेनिन, टी थायमिन, जी ग्वानिन और सी साइटोसिन। ये बेस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बेस के 4 पार्ट होते हैं। अब देखो इसमें क्या बताया इन्होंने, न्यूक्लियोटाइड्स जो हो 3 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला होता है आपका राइबोस, इसको शुगर बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका फास्फेट ग्रुप, ठीक है, जो फास्फेट्स के जो ग्रुप होते हैं, दूसरा वो हो गया। और तीसरा होता है बेस, ठीक है। अब ये जो बेस है, इस बेस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपका मेन पार्ट है, जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका मेन पार्ट है ये बेस।
अब बेस के जो है 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन से होते हैं? ए एडेनिन, टी थायमिन, जी ग्वानिन और सी साइटोसिन। ठीक है, अब ये चारों जो है मिलकर, ये चारों पार्ट जो है आपस में जुड़कर डीएनए का निर्माण करते हैं, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। अब ये कैसे भी जुड़ सकता है, ठीक है, कभी ए टी से टी के साथ जुड़ जाएगा, कभी टी सी के साथ जुड़ जाएगा, कभी सी ए के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ के ही क्या करते हैं? डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग जुड़कर जो है अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलिए ए जी सी टी, देखिए कैसे जुड़ते हैं ये ए जी सी टी। ठीक है, ए जी सी टी और दूसरा जो जुड़ेंगे टी ए टी जी, टी ए टी जी। ठीक है, अभी क्या होगा, कभी ए टी के साथ जुड़ जाएगा, कभी जी के साथ जुड़ जाएगा, कभी टी के साथ जुड़ जाएगा, कभी इधर से जुड़ जाएगा, फिर ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या बनेगा? ये इस तरह से डीएनए जो है वो हमारे बनते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो डीएनए का निर्माण होता है। आपने देखा होगा ना डीएनए कैसे बना के दिखाते हैं, इस तरह का बना हुआ होता है। तो डीएनए का निर्माण जो है वो इस तरह से होता है। जो बेस होता है, बेस आपस में जुड़कर जो है ये अनेक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर डीएनए व आरएनए बनाया जाता है। इन दोनों के कारण ही सेल के अंदर सभी प्रोटीन्स का उत्पादन होता है, जो कि सेल का मुख्य कार्य है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है और उसे प्राप्त संदेश के अनुसार आरएनए न्यूक्लियस के बाहर निकलकर राइबोसोम के अंदर उचित प्रोटीन बनवाने का नियंत्रण करती है। डीएनए क्या करता है? डीएनए जो है वो सेल के अंदर ही रहता है। ठीक है, डीएनए क्या करता है? वो सेल के अंदर ही रहती है और उससे प्राप्त संदेश के अनुसार, डीएनए जो संदेश देता है उसी से प्राप्त संदेश के अनुसार जो आरएनए है वो डीएनए से बाहर निकलकर जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं उनके साथ मिलकर जो है वो प्रोटीन बनवाने का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, चलिए वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनते हैं। क्रोमोसोम्स की फंक्शनल यूनिट को जीन्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स की जो फंक्शनल यूनिट है उसको क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। और इसी जीन्स के अनुसार हमारी संरचना, शकल, नयन नक्श, शरीर इत्यादि बनते हैं। हर सेल के अंदर वे सभी जीन्स हैं जो वे सभी प्रोटीन्स बना सकते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता है। फिर भी अनेक सेल्स जिस जगह या अंग पर स्थित हैं केवल उन प्रोटीन्स को ही बनाते हैं जो कि शरीर में उनके खास कार्य के लिए जरूरी है। ठीक है, क्या होता है कि जो डीएनए आरएनए है, ठीक है, हर सेल के अंदर वो सारी जीन्स हैं जिससे कि वो सभी तरह के प्रोटीन्स बना सकते हैं। हर प्रकार के प्रोटीन बना सकते हैं, कैसे भी प्रोटीन आप उनसे बना सकते हैं क्योंकि जो सेल है उसके अंदर हर तरह की जीन्स है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें एक सिस्टम है कि जो सेल जिस ऑर्गन या जिस सिस्टम के साथ में काम कर रही है, या जो सेल जिस ऑर्गन या जिस सिस्टम की है वो उससे रिलेटेड ही प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इनके सबके काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, लीवर का काम लीवर को करना है, गोल ब्लैडर का काम गोल ब्लैडर को करना है, पैनक्रियाज का काम पैनक्रियाज को करना है। अगर पैनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो अगर लीवर के एंजाइम्स बनाएंगे या लीवर के जीन्स बनाएंगे या लीवर के प्रोटीन बनाएंगे तो भी शरीर के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। तो इसलिए जो सेल जहां पर है, जिस संस्थान के अंदर है या जिस ग्लैंड के अंदर है, वो उसी से रिलेटेड प्रोटीन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो उनके सबका अलग अलग कार्य होता है शरीर के अंदर। अब आता है आपका राइबोसोम्स। ठीक है, कहाँ है भाई राइबोसोम्स? ये आपका राइबोसोम्स है ये। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी रचनाएं होती हैं जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ये क्या काम करता है? राइबोसोम्स जो है ये सेल का किचन है। ये आरएनए की मदद से सेल में प्रोटीन बनाता है। सेल के अंदर ये अकेले या झुंड में पाई जाती हैं। जो राइबोसोम अकेली होती हैं वे जिस सेल में होती हैं उसे जो प्रोटीन चाहिए वो ही बनाएंगी, और जो झुंड में होती हैं
या जो रफ ईपीआर के ऊपर होती हैं वो शरीर के अन्य सेल्स के लिए भी प्रोटीन बनाती हैं। ये आप देखो रफ ईपीआर दिख रहा है ना आपको, ये इसके ऊपर भी ये छोटे छोटे राइबोसोम्स इस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, ये रफ ईपीआर इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर भी जो है ये राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो राइबोसोम्स अकेले होते हैं वो जिस सेल में होते हैं उससे जो प्रोटीन चाहिए वही बनाएंगे। ये झुंड में है, कुछ राइबोसोम्स जो है वो सिंगल सिंगल भी होते हैं। अब ये सिंगल सिंगल जो राइबोसोम्स हैं वो क्या करेंगे कि ये सेल जिस ग्लैंड के अंदर है उस ग्लैंड से रिलेटेड, यानी कि इस सेल को जो प्रोटीन चाहिए वही प्रोटीन ये बनाएंगे। जो सेल झुंड के अंदर है, जो झुंड में है या जो रफ ईपीआर के ऊपर चिपकी हुई है, रफ ईपीआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो चिपकी हुई है, ये भी झुंड में है और ये भी झुंड में है, ये शरीर के अन्य सेल के लिए भी प्रोटीन बना सकती है या बनाती है। ठीक है, अब ये ईपीआर क्या है और रफ क्या है और ये स्मूथ क्या है। एक होता है रफ ईपीआर जिसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, और एक होता है स्मूथ ईपीआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्यों अलग अलग होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली के साथ लगी हुई छोटी छोटी नालियां जैसी होती हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर तथा उसके बाहर सेल के मेम्ब्रेन है, सेल के मेम्ब्रेन तक भी फैली रहती हैं। इन्हें ही संक्षेप में ईपीआर कहते हैं। इनका मुख्य कार्य है कि इनके अंदर से होकर राइबोसोम्स में बनी प्रोटीन या अन्य केमिकल सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक या सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचती हैं। दूसरे शब्दों में यह एक कैरियर का काम करती हैं। अब ये जो राइबोसोम्स के अंदर जो ये आपकी प्रोटीन्स बनेंगी, उन प्रोटीन्स को ये यहां से और यहां तक ले जाने का काम करेंगी। कौन? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके अंदर जो ये राइबोसोम्स द्वारा जो प्रोटीन बनाई जाती है वो प्रोटीन इनके अंदर होती है और वो यहाँ से इसको बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी कि ह्यूमन सेल की जो ये लेयर है, बाहर की जो लेयर है, ठीक है, इस तक इसको पहुंचाने का, सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम इसका, यानी कि ये कैरियर का काम करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, चलिए, ये जो है दो तरह की होती हैं। एक होती है रफ ईपीआर, ठीक है, इनके साथ राइबोसोम्स जुड़े होते हैं जिनमें आरएनए रहता है और ये वे प्रोटीन या एंजाइम्स, प्रोटीन एंजाइम्स तथा हार्मोन्स बनाती हैं जो गोल्जी अपैरेटस में स्टोर किए जाते हैं और जरूरत के अनुसार शरीर के अन्य सेल्स के उपयोग के लिए दिए जाते हैं। ये कुछ प्रोटीन के साथ शुगर को मिलाकर ग्लूकोप्रोटीन भी बनाती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं? ये दो तरह की होती हैं। रफ ईपीआर क्या होती है? रफ ईपीआर के साथ राइबोसोम्स होते हैं जिनके अंदर आरएनए होता है। रफ ईपीआर के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं इनके अंदर क्या होता है? आरएनए होता है जो डीएनए से संदेश लेकर बाहर आता है। अभी मैंने आपको बताया था डीएनए से संदेश लेकर आरएनए बाहर आता है जो कि इन राइबोसोम्स के साथ में मिलकर प्रोटीन या अन्य केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स जो है, जो यहाँ पे जो राइबोसोम्स है इनके द्वारा जो केमिकल्स बनेंगे या जो प्रोटीन्स बनेंगी वो या तो गोल्जी अपैरेटस में, वो या तो गोल्जी अपैरेटस के अंदर में सेव रहेंगे, स्टोर रहेंगे, या इन्हीं के अंदर स्टोर रहेंगे जो शरीर सेल के अंदर अगर कहीं पे जरूरत है तो वो यहाँ पे उनको रिलीज करेंगे। ठीक है, और ये प्रोटीन्स के साथ शुगर को मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर शरीर के अन्य सेल के उपयोग के लिए भी दिए जा सकते हैं। दूसरा है आपका ये स्मूथ ईपीआर। ठीक है, स्मूथ ईपीआर क्या है? इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं या बनते हैं और ये अनेक प्रकार की फैटी एसिड, फास्फोलिपिड्स तथा स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनाती हैं। इनमें शराब, कीटनाशक दवाइयां तथा कैंसर को उकसाने वाली केमिकल्स को भी खत्म करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसके अलावा ईपीआर के अन्य भी फंक्शन हैं। इनमें कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स भी हैं जिनके द्वारा ग्लाइकोजन को
कंट्रोल किया जा सकता है जब उसको एनर्जी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें ऐसी बहुत सी एंजाइम्स हैं जिनके द्वारा दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को दूर किया जा सके ताकि सेल को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस यह एक ऐसी रचना है जो न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है। यह ईपीआर के साथ मिलकर काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर काम करता है। ईपीआर जो भी प्रोटीन या हार्मोन्स इत्यादि बनाते हैं उन्हें ईआर वेसिकल्स नामक अन्य छोटी थैलियों में भरकर गोल्जी अपरेटस तक एक पुल जैसा बनाकर छोड़ दिया जाता है। इसका मुख्य कार्य है कि उन प्रोटीन्स को अलग अलग विभाजित करके उन्हें गाढ़ा करके सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स नामक छोटी छोटी थैलियों में पैक करके रखा जाता है और जब जरूरत हो तब उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है। जो प्रोटीन या लिपिड सेल्स मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं वे भी गोल्जी अपरेटस के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स ये छोटी छोटी थैलियां टाइप होते हैं ये। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी थैली होती हैं जो ये आपका गोल्जी अपरेटस से टूटकर निकलती हैं। ठीक है, चलिए लाइसोसोम जो है छोटी छोटी थैलियों की तरह ऑर्गेनल्स हैं जो गोल्जी अपरेटस से टूटकर निकलती हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में फैली होती हैं। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये फैली होती हैं छोटी छोटी थैलियां। ठीक है, विभिन्न सेल्स के अलग अलग लाइसोसोम्स होते हैं। ये लाइसोसोम्स जो होते हैं क्या करते हैं? ये मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। ठीक है, ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स का रूप बदलने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके मुख्य फंक्शंस जो हैं वो क्या है? इसके अंदर एक लाइपेज होता है। इसके अंदर लाइपेज है जो लिपिड्स यानी वसा को हाइड्रोलाइसिस करके फैटी एसिड्स में एवं फैटी एसिड को ग्लाइसराइड्स में बदल देता है। ठीक है, नंबर 2, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके एमिनो एसिड में बदलना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना अथवा लिपिड से फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल बनाना इन्हीं के द्वारा ही होता है। ठीक है, दूसरा, जब भी कोई कीटाणु या बैक्टीरिया सेल के अंदर आता है तो लाइसोसोम्स अलग अलग तरीकों से उन्हें समाप्त करते हैं। ठीक है, इन वेसिकल्स के ऊपर की मेम्ब्रेन फट जाती है और उन ग्रैन्यूल्स के अंदर भरे हुए हाइड्रोलाइटिक कंपाउंड्स द्वारा उस बैक्टीरिया की ऊपर की मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइसिस करके उसे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? ये लाइसोजाइम्स नामक अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम्स बनाते हैं। लाइसोजाइम्स नामक अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम बनाते हैं जो बैक्टीरिया की बाहरी परत को पचाकर समाप्त कर देते हैं। अगर सेल के अंदर या बाहर कोई एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है ये उसे भी समाप्त कर देते हैं, यानी कि ये ट्यूमर जैसे अनचाहे ग्रोथ को भी खत्म करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गुरुजी का यह अनुमान है कि 1 पारा से हम गोल्जी अपरेटस के लाइसोसोम्स को उकसाते हैं। इससे अगर शरीर में कहीं भी गांठें हों तो वे तुरंत ही 1 पारा देने से नरम हो जाते हैं और एक आध दिन में जो है वो कम हो जाते हैं और थोड़े दिन बाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। अगर सेल के नंबर 3, तीसरा तरीका क्या है? अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल टिश्यू खराब हो जाता है या डेड टिश्यू बन जाता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जब खराब हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो ईपीआर से बना हुआ लाइसोसोम चारों तरफ से उसे ढक लेता है और अंदर के माल को खा लेता है ताकि वहां नया टिश्यू बना दिया जाए। यही कारण है कि लाइसोसोम्स को सेल का गार्बेज सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जब खराब हो जाता है, जब ये मर जाता है, जब जीर्ण हो जाता है, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये इसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, और इसकी बॉडी जो होती है, जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको क्या करते हैं? ये खा जाते हैं ताकि इसकी जगह पे नया माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बनाया जा सके। ठीक है, अगर किसी ग्लैंड के सेल का कार्य है कोई खास केमिकल को बनाना, अगर वह ज्यादा मात्रा में बन जाए तो लाइसोसोम्स उसे जो है समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी ग्लैंड के सेल का काम कोई खास केमिकल बनाने का है और वो खास केमिकल अगर ज्यादा बना देता है तो लाइसोसोम्स क्या करता है? उसको समाप्त कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक ठाक रखने के लिए सेल्स जो केमिकल बनाते हैं वह भी लाइसोसोम्स द्वारा ही बनाए जाते हैं। हमारी मुंह की लार में भी हमारी रक्षा के लिए लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए
लाइसोसोम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आपका पेरिक्सोसोम्स। पेरिक्सोसोम्स क्या होते हैं? ये खास किस्म की वेसिकल्स यानी कि पानी की भरी हुई थैलियां होती हैं जिनमें कई किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह प्राय शरीर के सभी सेल्स में होते हैं, परंतु मुख्य रूप से यह लीवर में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये लगती तो लाइसोसोम्स जैसी हैं, परंतु उससे भिन्न होती हैं। इनका काम भी जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कैसे। जो लाइसोसोम्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो गोल्जी अपरेटस द्वारा बनाए जाते हैं। जो लाइसोसोम्स होती हैं वो किससे बनाए जाते हैं? गोल्जी अपरेटस द्वारा छोटी छोटी थैलियां वो बनाई जाती हैं। ठीक है, जो पेरिक्सोसोम्स होती हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती हैं। जो पेरिक्सोसोम्स हैं ये स्मूथ यानी कि ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईपीआर, स्मूथ ईपीआर, ये यहां से निकलती हैं। नंबर 2, इन जो लाइसोसोम्स होते हैं इनमें ऑक्सीडेसिस के तत्व होते हैं। ऑक्सीडेसिस उन एंजाइम्स को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन को उकसाते हैं। ठीक है, जो पेरिक्सोसाइम्स होते हैं इनमें हाइड्रोलाइसिस के तत्व होते हैं। हाइड्रोलाइसिस उन एंजाइम्स को कहते हैं जो हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया को उकसाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके अतिरिक्त पेरिक्सोसोम्स के कार्य में इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये बहुत सी वस्तुओं को ऑक्सीडाइज कर देती हैं। अगर ये ऐसा न करें तो उन वस्तुओं की सख्त जहर सेल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए जब मनुष्य शराब पीता है तो लीवर के सेल में जो पेरिक्सोसोम पाई जाती है वो समाप्त कर देती है ताकि शरीर को नुकसान न हो। दूसरा, ये फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज कर देती हैं जिससे सेल एनर्जी की तरह उपयोग कर लेता है। ठीक है, जो पेरिक्सोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं? जैसे हम शराब, कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीता है तो उसका जो नुकसान है उसको ये जो पेरिक्सोसोम है उसको ये समाप्त कर देते हैं जिससे कि लीवर को या हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। दूसरा, ये फैटी एसिड को भी ऑक्सीडाइज करके कर देती हैं जिसे सेल जो है वो एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, बॉडी में कहीं भी अगर डीजनरेशन यानी कि हड्डियों में घिसावट या गलना शुरू हो रहा है तो उसे रोकता है, जिसके लिए जब हम थायराइड पी देते हैं तो वे प्रोटीन वे पेशेंट जिन्हें डीजनरेशन है उन्हें तुरंत ही स्फूर्ति और दर्दों में राहत मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट जो ऑर्गेनल्स है वो है आपका सिक्रेटरी। इसको सिक्रेटरी वेसिकल्स भी बोलते हैं। बहुत सी सेल्स एक खास फंक्शन होता है, बहुत सी सेल्स का एक खास फंक्शन होता है कि वो स्पेशल सब्सटेंसेस बनाते हैं, वो चाहे गोल्जी अपरेटस में बने या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब उनकी जरूरत नहीं होती तो उन्हें एक किस्म की थैली में स्टोर करके रखा जाता है और बाद में जरूरत पड़ने पर साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पैनक्रियाज में प्रोटीन पचाने के लिए जो एंजाइम्स बनते हैं उन्हें सिक्रेटरी वेसिकल्स में ही रखा जाता है ताकि वे पैनक्रियाज के अंदर ही काम करना न शुरू कर दें। और जब भोजन से प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है तो वे सिक्रेटरी वेसिकल से निकलकर पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा ड्यूडेनम में चला जाता है और पेट में आए भोजन के प्रोटीन को पचा देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? गोल्जी अपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो भी केमिकल्स बनाई जाती हैं जिनकी उस समय पे जरूरत नहीं है उनको सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर स्टोर करके रख लिया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसको साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गया और ये आपका सेल का जो चैप्टर है वो भी आज समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए।